आज का जो करंट अफेयर्स है, मार्च का हम लोग शुरू करेंगे बिहार स्पेशल। ठीक है, इससे पहले जनवरी सीरीज के 3 वीडियो, फरवरी सीरीज के 3 वीडियो, ठीक है, दोनों को दोनों जनवरी और फरवरी टोटल 6 वीडियो है, प्ले लिस्ट में अपलोड है यूट्यूब पे। और मैं कई बार दिन भर में उसका लिंक भी डालता था, तो आप लोग जाइए उसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इससे पहले हमने सेगमेंट भी भेजा था, किस सेगमेंट से कितने प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सेव कर लिया होगा, वहां से आप देख लीजिए। 69 बीपीएससी को छोड़ के बाकी में बिहार का क्या वेटेज रहा है, तो वहां से जाके आपको उसको करना है। ठीक है, 6 वीडियो है, उसको प्रैक्टिस आप लोग आराम से रिवीजन करते रहिए। आज हम लोग मार्च शुरू करेंगे, मार्च को भी हम लोग 3 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो मार्च में हम लोग कितने दिन में खत्म करने वाले हैं? 3 दिन में शुरू करने वाले हैं। और मार्च के करंट अफेयर्स में सबसे पहले बिहार में गरीबी की जो रिपोर्ट जो आई है, गरीबी की जो रिपोर्ट जो है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे बिहार में गरीबी। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुयामी गरीबी से बाहर निकल गए। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, बहुयामी गरीबी के सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। ठीक, गरीबी भी कई तरह का होता है। एक होता है प्रच्छन्न गरीबी, ठीक है, मतलब जो अपने दैनिक आवश्यकताओं को, चीजों को भी नहीं पूरी कर सकते। एक होता गरीबी होता है दैनिक आवश्यकता की चीजों को पूरी तो कर लेते हैं, लेकिन वो विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक गरीबी की बात करेंगे तो उसमें इस बार जो नीति आयोग की डाटा की अगर माने तो उनमें सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ से निकला गया? उत्तर प्रदेश से। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या जाए, सॉरी, उसके बाद बिहार, और उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक गरीबी से बाहर आने में यूपी पहले नंबर पे, उसके बाद बिहार, उसके बाद कौन है? बिहार। बिहार के बाद कौन है? तो एमपी। ठीक है, तीनों राज्य का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट? तो रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे अब क्या क्या स्तर इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी के आयाम की बात करेंगे, संकेतक और भारांक होते हैं। ठीक है, तो इनमें 3 संकेतक बनाए गए। कौन कौन संकेतक है? तो हेल्थ बनाया गया है, एजुकेशन बनाया गया है, और जीवन स्तर। ठीक है, तीनों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य में बात करेंगे तो स्वास्थ्य के अंतर्गत भी 3 संकेतक है, शिक्षा में 2 संकेतक है, और इसमें कितने हैं? 7 है। ठीक है, तो इसके संकेतक कितने हैं ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मुख्यतः आपको ध्यान रखें 3 आयाम है। ठीक है, आयाम कितने हैं? आयाम 3 है। कौन कौन सा आयाम है? तो स्वास्थ्य आयाम है, शिक्षा आयाम है, और जीवन स्तर आयाम है। ठीक है, और संकेतक कितने हैं? तो संकेतक आपके हो जाएंगे 12 संकेतक हो जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, ज्यादा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आयाम, आयाम कितने हैं? आयाम आपको 3 है। कौन कौन सा 3 आयाम है? तो 3 आयाम में सबसे पहले हम लोग चलेंगे, कौन सा हो जाएगा? तो स्वास्थ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आयाम में? क्या हो जाएगा? तो स्वास्थ्य। उसके बाद क्या हो जाएगा आयाम में? शिक्षा। आयाम में क्या हो जाएगा? शिक्षा। शिक्षा में बात करेंगे उसके बाद क्या आ जाएगा? तो जीवन स्तर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे जीवन स्तर। ये 3 कितने हो गए? तो 3 आयाम हो गए। अब आते हैं संकेतक। स्वास्थ्य के अंतर्गत कितने संकेतक है? 3 है। शिक्षा में कितने हैं? 2 है। और जीवन स्तर में कितने हैं? 7 है। टोटल संकेतक कितने हो गए? तो टोटल संकेतक आपको 12 हो गए। ठीक है, आयाम कितने हैं? तो आयाम आपको 3 है। ठीक है, एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जिसको जीवन स्तर कहते हैं। ठीक है, जीवन प्रत्याक्षा होता है, लाइफ में क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो लाइफ से याद रखेगा HEL हेल्थ। ठीक है, तो ये 3। अब यहाँ पे देखिए 3 आयामों को समान महत्व दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी क्या किया? कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज कैसे किया है? तो यहाँ पे देखोगे, इस स्वास्थ्य के अंतर्गत की बात करेंगे, पोषण को शामिल किया गया है, बाल और किशोर मृत्यु दर को शामिल किया गया है, और मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। ठीक है, एजुकेशन में किसको किसको शामिल किया गया है? तो विद्यालय शिक्षा वर्ष को शामिल किया गया है, विद्यालय में उपस्थिति को शामिल किया गया है। जीवन स्तर में क्या क्या चीज को शामिल किया गया? तो खाना पकाने का ईंधन शामिल है, सफाई शामिल है, ड्रिंकिंग वाटर जिसको पेयजल कहते हैं, आवास को शामिल किया गया है, विद्युत आपूर्ति को शामिल किया, परिसंपत्ति को शामिल किया, बैंक अकाउंट को भी शामिल किया गया। ठीक है, बैंक अकाउंट भी आपको जीवन स्तर में शामिल है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीति आयोग के द्वारा गरीबी की जो रिपोर्ट जो आई है, ठीक है, बहुयामी गरीबी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें आयाम कितने हैं? कितने आयाम है? ठीक है, 3 आयाम है। और संकेतक की बात करेंगे तो संकेतक कितने हैं? तो आपके 10 आपको संकेतक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉरी 12 संकेतक आपको देखने को मिलते हैं। कितने संकेतक है? 12 संकेतक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर्पस क्या था इसको लाने का? तो सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार भारत का बहुयामी गरीबी को घटाकर
आधा करने का लक्ष्य, मतलब 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पे तो भारत की जो बहुआयामी गरीबी को घटाकर आधा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो क्या बताएंगे? तो 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया। महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब गरीबी को आधा करने का लक्ष्य की बात करेंगे तो 2030 तक गरीबी के आधा करने को लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, रिपोर्ट जो है नीति आयोग का, उसमें 3 इसके क्या है, तो 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसके संकेतक कितने, तो संकेतक इसके कितने हैं? संकेतक इसके 12 आपको संकेतक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रमुख निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? ठीक है, तो एक अनुमान के अनुसार विगत 9 वर्षों में, ठीक है, 24.82 करोड़ भारतीय बहुयामी गरीबी से बाहर निकले। ठीक है, तो 9 वर्षों के अनुसार कितने लोग बहुयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? 24 करोड़ 82 लाख, या फिर 24.82 करोड़। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसमें से सर्वाधिक लोग किस राज्य में गरीबी से बाहर निकले, तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो क्या बताएंगे? दूसरे नंबर पे बिहार। बिहार। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या थे, तो तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल। कुल गरीबी जो वर्ष 2013-14 में, ठीक है, 29.17 दर्ज की गई थी, वर्ष 2022-23 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 11.28% मात्र रह गई। ठीक है, बहुयामी गरीबी सूचांक, इसको एमपीआई में सभी 12 संकेतक गरीबी में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। ठीक है, इसके कितने संकेतक है? 12 संकेतक। 12 संकेतकों में क्या देखा गया? सुधार दिखा गया, जिससे पता क्या चलता है, तो गरीबी में भी मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण मतलब क्या हुआ, सुधार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब भारत में कितने लोग विगत 9 वर्षों में गरीबी से बाहर निकले हैं, तो क्या बताएंगे? तो 24.82 करोड़ लोग जो है गरीबी से क्या निकले हैं? बाहर निकले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आप चलते आगे से देखते हैं। ठीक है, वर्ष 2013-14 और वर्ष 2022-23 के बीच में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बहुयामी गरीबी में सर्वाधिक गिरावट आई है। ठीक है, कहां कहां पे गिरावट आई है, तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, डाटा कब से कब तक का निकालेंगे? 13 से लेके 22 तक का डाटा है। ठीक है, मतलब कितने वर्षों का डाटा लिया गया, तो 9 वर्षों का डाटा है। कितने वर्षों का डाटा है? तो 9 वर्षों का डाटा है। ठीक है, कब से कब तक का है? तो 2013 से लेके 2022 तक। ठीक है, 2022 तक है, या फिर 13-14 से लेके 22-23, मतलब मुख्यतः डाटा कितने वर्षों का है? 9 वर्ष तक है। ठीक है, भारत वर्ष 2023 में काफी पहले, ठीक है, भारत वर्ष 2023 से काफी पहले एसडीजी 1.2 मतलब बहुयामी गरीबी को घटाकर कम से कम आधा करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ठीक है, तो 2023 तक हम लोग को गरीबी बहुयामी को घटाकर मतलब क्या करना है? बहुयामी गरीबी को घटाकर उसके लक्ष्य को क्या करना है? आधा करना है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। गरीबी को कम करने हेतु भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हालिया कदम की बात करेंगे। क्या क्या कदम रहे? तो पोषण अभियान एवं अनामिया मुक्त भारत। ठीक है, तो गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हालिया कदम की बात क्या है? पोषण अभियान एवं एनीमिया मुक्त भारत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, जो कि गांव देहात में क्या होती है, आपको अनाज के अलावा भी बहुत सारा पोषक तत्व की बहुत सारा चीज देती है, जैसे चावल, गेहूं के अलावा भी चीनी वगैरह भी। ठीक है, ये सब भी आप वहां से जाकर ले सकते हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज वितरण को जारी रखने जैसे निर्णय। ठीक है, अभी आप देखोगे तो जैसे कोविड के समय में सभी लोगों को मुफ्त अनाज वितरण करने की जो फैसला जो था, उसको सरकार ने उसको कंटिन्यू रखा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करेंगे तो इस योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को मतलब क्या करना है? कौशल संपन्न बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें विभिन्न संगठनों, संस्थाओं में नौकरियां प्राप्त हो सके। ठीक है, इस सारे काम जो है गरीबी को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हालिया कदम है। ठीक है, चलिए, गरीबी को कम करने के बिहार सरकार ने किस किस कदम को उठाया है? ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो बताइए, गरीबी को कम करने के लिए उठाए गए सरकारी कदमों की चर्चा करें, सरकारी कामों की चर्चा करें, योजनाओं की चर्चा करें, तो उसमें भारत सरकार का भी लिखोगे और आप उसमें बिहार सरकार का भी लिखोगे। फिर मेंस में कोई भी प्रश्न लिखोगे, अगर उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको बिहार से बन सकता है, अगर नहीं भी पूछा गया फिर भी 4-5 लाइन में बिहार का कुछ ना कुछ उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, उससे मार्क्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट लाइक असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की चर्चा करें। ठीक है, तो ठीक है, गांधी जी की भूमिका की चर्चा असहयोग आंदोलन में करेंगे, लेकिन उसके पॉइंट को गांधी जी को बिहार से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ना थोड़ा कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से योजनाएं बिहार सरकार की भी, बिहार सरकार के द्वारा भी चलाई गई, जिससे बहुयामी गरीबी से लोग बाहर आ सके। सबसे पहले जीविका मिशन है, यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो ग्रामीण गरीबों
विशेष करके महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। कौन सा? जीविका मिशन, ठीक है। उसके बाद बिहार कौशल विकास मिशन की बात करेंगे। यह कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी निर्माण, आतिथ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार उन्मुख और कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है। हाल फिलहाल में शुरू किया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं BSDM, ठीक है। हम लोग इसका काम को भी करते हैं, मतलब लेते हैं हम लोग इसका काम। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, यह योजना सामाजिक रूप से वंचित समूह के महिलाओं को रोजगार के अवसरों को आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार करने के लिए मतलब शुरू किया गया है। तो बहुत सारी योजनाएं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही, ताकि गरीबी से मतलब क्या पाया जाए, निजात पाया जाए, ठीक है। विकास प्रशिक्षण आजीविका कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए भारत में गरीबी की आकलन की बात करें, यहां से प्रश्न पूछा था आपको 68 बीपीएससी में, तो भारत में, ठीक है, गरीबी का जो डाटा जो होता है कौन निकालता है, ठीक है, 68 बीपीएससी में, ठीक है। तो अब देखेंगे भारत में गरीबी के आकलन नीति, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराने से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना की जाती है, ठीक है। अब इसकी डाटा तो नीति आयोग निकालती है, नीति आयोग निकालती है, लेकिन डाटा कहां से प्राप्त होता है? तो NSSO से डाटा प्राप्त होता है। जारी कौन करता है? जारी नीति आयोग करती है, ठीक है। गरीबी का रिपोर्ट कौन जारी करती है? नीति आयोग करती है। लेकिन नीति आयोग को डाटा कहां से प्राप्त होता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो डाटा आपको NSSO से प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत में गरीबी रेखा का आकलन उपभोग व्यय पे आधारित है। किस पे आधारित है? उपभोग व्यय पे आधारित है। गरीबी को आकलन, ठीक है, ध्यान रखें, गरीबी को आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां बनी है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में समिति का नाम पूछ दिया जाता है। मैं सारा समिति का नाम एग्जाम से पहले एक बार करवाऊंगा और उसमें से एक आपको मिलता है। हालांकि जो बूस्टर सीरीज हमने दिया है तो उसमें सारे समिति के बारे में भी चर्चा किया हुआ है। जरा समिति भी मिलेगा एक जगह पे, एक जगह आपका सारे के सारे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन भी है, ठीक है। तो जरा उस पर भी आप लोग देख ले। तो सबसे पहले अघल समिति आती है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा बताइए अघल समिति का संबंध किससे है, या फिर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो बताइए इनमें से कौन से समिति का संबंध गरीबी उन्मूलन से नहीं है, ठीक है। तो अघल समिति 1979 की समिति है। कब की समिति है अघल समिति? 1979 की समिति अघल समिति। इसने सुझाव दिया कि गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के न्यूनतम दैनिक उपभोग के आधार पर आधारित होनी चाहिए। तो अघल समिति ने बोला से देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है वहां पे, तो वहां पे कैलोरी कितनी होनी चाहिए? वहां पे कैलोरी कितनी होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में? ठीक है, तो 2400, ठीक है। वही अगर बात करें अर्बन की बात करेंगे, मतलब शहरी इलाकों की बात करेंगे, तो शहरी इलाकों में कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे 2100, ठीक है। तो ध्यान में कैलोरी की बात करेंगे तो अघल समिति 1979 में बताई इसे शहरी क्षेत्रों में आपका कितना होना चाहिए? 2100। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी होनी चाहिए? 2400, ठीक है। अब उसके बाद आती है आपकी तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति कब बनी थी? तो 2009 में बनी थी तेंदुलकर समिति, ठीक है। तो अघल समिति का तारीख याद रहेगा, क्या रहेगा अघल समिति का? क्या है? 1979 में, ठीक है। शहरी क्षेत्रों के लिए अघल समिति ने कितना बताया? तो शहरी क्षेत्रों के लिए 2100, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400, ठीक है। अब आता है तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति कब की है तो क्या बताएंगे? 2009 की है, ठीक है। तेंदुलकर समिति की बात करेंगे तो 2009 की है। इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग गरीबी रेखा, ठीक है, बास्केट के स्थान पर एकीकृत अखिल भारतीय शहरी गरीबी रेखा बास्केट, मतलब अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसने मतलब अलग अलग नहीं किया, इसने क्या किया? अखिल भारतीय कर दिया, ठीक है। मतलब इसने क्या किया? एकीकृत अखिल भारतीय गरीबी रेखा बास्केट का सुझाव दिया। गरीबी का आकलन करने के लिए पिछली विधियों में उपयोग की जाने वाली सामान्य संदर्भ अवधि URP पर आधारित अनुमानों के विपरीत इसने मिश्रित संदर्भ पे अवधि MRP के आधार पर अनुमानों का उपयोग करने का भी सुझाव दिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब BPL वगैरह की बात करेंगे, BPL वगैरह जो था तेंदुलकर समिति के आसपास ही मतलब आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको एक चीज और भी, हाँ ये तेंदुलकर समिति कब की है? 2009 की, ठीक है। अघल समिति कब की है? तो अघल समिति आपका 1979 की। अघल समिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 2400 और 2100 कैलोरी के बांटा था। हालांकि तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी स्तरों पे नहीं थे, अखिल भारतीय, ठीक है। ओवरऑल मतलब इन्होंने मतलब क्या किया तो कर दिया, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आता है रंगराजन समिति, ठीक है। रंगराजन समिति की बात करेंगे तो ये 2012 में बनती है रंगराजन समिति। तो अघल समिति गरीबी को लेकर 1979 में
तेंदुलकर समिति 2009 में। रंगराजन समिति की बात करेंगे तो रंगराजन समिति कब हो जाएगा, तो 2012 में आपका रंगराजन समिति हो जाएगा। इसने भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलग अलग गरीबी रेखा बास्केट का उपयोग फिर इसने किया। इनके आधार पर राज्य स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का आकलन किया गया। इस समिति ने दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय को वर्ष 2011-12 की कीमतों पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः 32 रुपए और 26 रुपए से बढ़ाकर 47 और 32 रुपए कर दिए। ठीक है, मतलब पहले कितना था, इन्हें मतलब बोला से देखो भाई शहरी क्षेत्रों में कितनी होना चाहिए 47, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी होनी चाहिए 32 रुपया। ठीक है, ये मतलब 2012 में इनका ये रिपोर्ट था गरीबी का, बहुआयामी गरीबी का, ये आधार माना गया। अगर इनसे अगर किसी का इनकम अगर कम है तो व्यक्ति मतलब गरीब माना जाएगा। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के लिए कितने रखे थे, ठीक है 47 रुपया, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रुपया। ठीक है, पहले की बात करेंगे 11-12 में कितने, पहले की बात करेंगे तो पहले तो ये बहुत कम था, पहले तो ध्यान में रखेंगे ये 32 था। ठीक है, 32 से बढ़कर कितना हो गया 47 हो गया, और गांव के लिए और भी कम था 26 था, 26 से बढ़कर कितना हुआ तो 26 से बढ़कर 32 किया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो 3 समिति आपका गरीबी को लेकर इंपॉर्टेंट है। अघल समिति जो कि 1979 में आया, इन्होंने ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर को कैलोरी में बांट दिया। तेंदुलकर समिति ने अखिल भारतीय बात की, इसने ग्रामीण शहरी स्तर को बांटा नहीं। अब फिर रंगराजन समिति ने फिर ग्रामीण और शहरी स्तर को फिर मतलब इन्होंने 2012 में बांट दिया। ध्यान में रखेंगे, जो कि 47 रुपया बताया शहरों के लिए, ग्रामीण के लिए 32 रुपया। हालांकि 32 रुपया से बढ़ के 47 रुपया हुआ था, 26 रुपया से बढ़कर मतलब क्या हुआ था 32 रुपया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पटना मेट्रो। राज्य कैबिनेट ने भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को, ठीक है, 0.498 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। तो राज्य कैबिनेट ने भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को 0.498 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। अब देखेंगे मेट्रो जो पटना में चलने जा रही है, इस मेट्रो को चलाने के ऋण किस देश से लिया गया है, कहां से ऋण मिला है पटना मेट्रो के लिए, जापान। ठीक है, कहां से ऋण मिला है तो जापान से मतलब क्या मिला है, ठीक है, जापान से मतलब क्या मिला है तो आपको ऋण मिला है। ठीक है, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड बिहार की राजधानी और राज्य के सबसे बड़े शहर पटना में क्या करेगी, तो पटना में 2 लाइनें और 24 स्टेशनों के साथ शहरी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण कर रही है। ठीक है, लाइन कितने होंगे, कितने होंगे 2 लाइन होंगे, स्टेशन कितने होंगे तो 24 स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है, तो फरवरी 2024 में स्थापित एक सार्वजनिक कंपनी पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन, जिसको क्या बोलते हैं पीएमआरसी, दिल्ली में क्या है डीएमआरसी, ठीक है, उसी तरह पटना में क्या है पीएमआरसी, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन क्या है तो सार्वजनिक कंपनी है। ठीक है, यही इस योजना पे काम कर रही है, इस परियोजना पे काम कर रही है। मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पीएमआरसी और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, इसको राइट्स बोलते हैं, द्वारा तैयार की गई। इस परियोजना को फरवरी 2016 में राज्य सरकार द्वारा, फरवरी 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो राज्य सरकार ने 2016 में इसको हरी झंडी दे दी। केंद्र सरकार ने कब दिया, तो केंद्र सरकार ने कब दिया तो क्या बताएंगे 2019 में। ठीक है, तो केंद्र सरकार की बात करेंगे तो केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को हरी झंडी कब मिलती है तो 2019 में मिलती है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा कब मिली तो क्या बताएंगे, तो राज्य सरकार के द्वारा कब मिली तो 2016 में मिली। ठीक है, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन का सामान्य सलाहकार कौन है तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे पटना मेट्रो का क्या है पीएमआरसी, अब पीएमआरसी को सलाह कौन करेगी, एडवाइस कौन देगी तो डीएमआरसी देगी, कि कौन देगी तो डीएमआरसी देगी। ठीक है, तो पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन जो कि 2016 में केंद्र राज्य सरकार के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में मतलब क्या किया गया तो इसको अनुमोदित किया गया। ठीक है, और दूसरी बात पीएमआरसी जो है एक प्रकार की सार्वजनिक कंपनी है, इसको गाइड कौन कर रही है डीएमआरसी कर रही है। डीएमआरसी क्या होता है तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन होता है। ठीक है, आप देखेंगे इसको फंड कहां से मिल रहा है पटना रेलवे को, पटना मेट्रो को बनाने के लिए। ठीक है, तो पटना मेट्रो रेल परियोजना का सामान्य सलाहकार तो मैंने बता दिया डीएमआरसी है। यूरोपीय संघ मतलब यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक, जापानी सरकारी एजेंसी जेआईसीए ने 2021 में पटना मेट्रो के निर्माण के लिए
8,000 करोड़ रुपए तक का ऋण देने का निर्णय लिया है। कितना ऋण दिया जा रहा है? 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है, कौन कौन संस्था इसमें इन्वॉल्व है? तो यूरोपीय संघ ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, यू हो गया, एडीबी हो गया, साथ में जापानी सरकारी एजेंसी जिसका नाम क्या है? JICA। कितने लोन मिल रहे हैं? कितने लोन मिल रहे हैं? ठीक है, 8,000। मैंने क्या बताया था? 8,000 करोड़। ठीक है, ये आप बताओ स्टेशन कितने बनेंगे पटना में मेट्रो के? कितने स्टेशन है? 24 स्टेशन है। लाइन कितने होंगे? 2 लाइन। लाइन कितने होंगे? 2 लाइन होंगे। ठीक है, पहला यू गड्डर प्रस्तावित भूतनाथ स्टेशन के पास लगाया जा रहा है। ठीक है, तो भूतनाथ स्टेशन के पास में पहला यू गड्डर प्रस्तावित कहां पे? भूतनाथ स्टेशन के पास में। ठीक है, अब आते हैं पटना मेट्रो के बारे में हम लोग जान लिया। आप देखेंगे यहाँ पे 2 टर्मिनल होंगे। ठीक है, लाइन 2 है। एक क्या होगा? दानापुर से खेमनी चक। ठीक है, कब तक शुरू होगा? 2025, सितंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा गलियारा जो होगा पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक जाएगा। ये 2026 में आपको क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक 25-26 मतलब समझिए मैक्सिमम 26 तक आपको दोनों को दोनों योजना क्या हो जाएगी? तो दोनों को दोनों योजना आपका पूरा हो जाएगा। ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और भी बहुत सारी सुविधा आपको पटना मेट्रो में, जैसे कि मेट्रो स्टेशन पर छत पर सौर पैनल, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाएं होगी। ठीक है, सभी 24 एलिवेटेड और भूमिगत मेट्रो रेल स्टेशनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए लाभदायक होगा। सिद्ध होगा कि हम निर्माण कार्य के दौरान हरित प्रथाओं मतलब बात करेंगे पर्यावरण अनुकूल विधि जो होता है उसका भी पालन करें। ठीक है, DMRC के एक अधिकारी का यह स्टेटमेंट है। DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं, हम लोग और भी कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए दो खाली गलियारा बना था। लाइन की बात करें, गलियारा 1 की बात करेंगे तो बेली रोड को पश्चिम में, दानापुर से पूरब में, ठीक है, खेमनी चक तक अब पूर्व पश्चिम कॉरिडोर 1 के रूप में विकसित किया जा रहा है। दानापुर और खेमनी चक के बीच में कितनी लंबी होगी ये? तो गलियारा देखिए इसमें से यही आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। ठीक है, तो बताइए गलियारा 1 की बात करेंगे या फिर लाइन 1 के लिए, उसकी लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है? तो 17.78 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, कॉरिडोर 1 में 7 किलोमीटर से अधिक, ठीक है, एलिवेटेड खंड है और 10.7 किलोमीटर भूमिगत है। मतलब एलिवेटेड मतलब ऊपर की ओर है और 10.17 किलोमीटर मतलब क्या है? जमीन के अंदर होगा। ठीक है, तो गलियारा 1 की लंबाई कितनी है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी लंबाई है गलियारा 1 की? क्या बताएंगे? 17.78 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, आप चलते गलियारा 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो गलियारा 2 कहां पे जाएगी? तो उत्तर दक्षिण गलियारा 2 पटना जंक्शन को राजेंद्र नगर टर्मिनल, अशोक राजपथ, गांधी मैदान और दक्षिण पूर्व पटना में, ठीक है, कर्मा लीचक से जोड़ता है, जहां नया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कॉरिडोर 2 की लंबाई बताइए, कॉरिडोर 2 की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो 14 ठीक है, बिल्कुल 14.5 किलोमीटर है। कॉरिडोर 1 की लंबाई कितनी है? 1 की लंबाई 17.78। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में 17.78 किलोमीटर हो जाएगा कॉरिडोर 1 की लंबाई और कॉरिडोर 2 की लंबाई। ठीक है, अब कितना अंदर है कितना बाहर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा। ये पूछ सकता है, बताए पटना रेलवे के संदर्भ में, सॉरी पटना मेट्रो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 लाइन है और लाइन में क्या करेगा? पहले लाइन की लंबाई बोल देगा 14.5 किलोमीटर, तो गलत हो जाएगा। कितना? 17.78 किलोमीटर है। तो यहाँ पे थोड़ा ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो भाई लेंथ कितनी है? ठीक है, तो पहली बारी जो गलियारा है उसकी लेंथ की बात करेंगे तो 17.78 किलोमीटर है एंड अनदर सेकंड की लेंथ की बात करेंगे तो 14.5 किलोमीटर है। ठीक है, समझ ना? पूरा होने का समय कब तक है? तो पहला वाला गलियारा जो है 2025 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला की बात करें कब तक पूरा होगा? तो 2026 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आप चलेंगे, बिहार की एक स्टार्टअप नीति भी आई है। ठीक है, बिहार की जो है स्टार्टअप नीति, उसके संदर्भ में हम लोग प्रश्न पूछ लेते हैं। तो राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासे, दैट टाइम का, अभी सरकार चेंज हुई तो ये बदल गए होंगे, कोई और भी होंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखना है। तो उस समय के राज्य के जो उद्योग मंत्री थे उन्होंने कहा कि सरकार बिहार को स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए मिशन पे मतलब काम कर रही है। तो बिहार का स्टार्टअप नीति क्या है उसके संदर्भ में देखेंगे। तो बिहार स्टार्टअप नीति के अनुसार इच्छुक उद्यमी 10 साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंडिंग प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कितने लोन मिलेंगे? कितने फंड किए जाएंगे? कितने लोन मिलेंगे? 10 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, कितने साल तक के लिए होगा? 10 साल के लिए होगा। क्या इसमें ऋण कितना लगेगा? कितना प्रतिशत ऋण लगेगा?
फ्री है, ऋण कितना इंटरेस्ट फ्री है। बिल्कुल, ऋण क्या है तो ऋण मुक्त होगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का अरे काहे आप माइक ऑन करते हैं, हाँ। जब आपके तरफ से इको हो रहा है, मैं बार बार बंद कर दे रहा हूँ, तो समझना चाहिए ना। इको का इलाज कीजिए, इतना ज्यादा कहीं इको होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, 10 साल के लिए 10 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा, वो भी क्या होगा, ऋण मुक्त होगा, ठीक है। आप देखेंगे इसके लिए पात्र कौन होंगे, मतलब कौन इस लोन को ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपए की राशि कितने प्रतिशत ऋण पे, तो 0% ब्याज देने का प्रावधान है, ठीक है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 5%, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग लोगों के नेतृत्व वाली कंपनियों को, ठीक है, 15% अधिक सीड फंडिंग का प्रावधान है, ठीक है। ये तो नॉर्मल लोगों के लिए होगा, अगर महिला है तो उसके लिए 5% एक्स्ट्रा, ठीक है। जबकि अगर बात करेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वाली नेतृत्व, मतलब इन लोग जो किसी कंपनी को अगर लगाते हैं तो उनको 15% अधिक मतलब सीड फंडिंग का प्रावधान किया गया है बिहार स्टार्टअप नीति में, ठीक है। ध्यान में रखना है। चलिए आप देखेंगे इसके लिए पात्र कौन है, उस पर दिया होगा प्रश्न, ठीक है। आप देखेंगे एक्सीलेशन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए 3 लाख रुपए तक के अनुदान का भी प्रावधान है। यदि निवेश पंजीकृत संस्था और एंजल निवेशकों द्वारा किया जाता है तो 50 लाख रुपए तक का संयुक्त ऋण भी मतलब क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे एक बिहार सरकार की एक योजना है जिसका नाम है कुशल युवा योजना। क्या नाम है इसका, कुशल युवा, कुशल ठीक युवा है, कार्यक्रम कह लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए इसमें क्या है, तो इसको जरा देखेंगे। श्रम संसाधन विभाग ने डोर टू डोर कौशल सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए विभाग ने निजी एजेंसी की मतलब क्या ली है, तो मदद ली है, ठीक है। तो श्रम संसाधन विभाग ने डोर टू डोर कौशल सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए विभाग ने निजी एजेंसी की मदद ली है। क्या होता है ये, तो कुशल युवा कार्यक्रम क्या होता है, देखेंगे कुशल युवा कार्यक्रम एक विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण पहल है जिसकी शुरुआत बिहार कौशल विकास निगम बीएसडीएम द्वारा सॉफ्ट स्किल, जीवन कौशल, सामान्य कंप्यूटर साक्षरता, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, संवाद कौशल सुरक्षा हेतु की गई। आप देखेंगे स्किल इंडिया की बात करेंगे तो स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी तरह पर राज्य स्तर पर बहुत सारा स्किलिंग का प्रोग्राम की बात करेंगे तो वो भी मतलब चलाया जाता है, जैसे कि बिहार सरकार के द्वारा बीएसडीएम चलाया गया, ठीक है। ठीक है, झारखंड सरकार की तरफ जेएसडीएम चलाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ये दोनों योजना में क्या है, तो युवाओं को मतलब क्या करना है, इसमें स्किलिंग करना है। किस प्रकार का स्किलिंग करेंगे, तो उनको, जिसमें महिला होती है उनको सिलाई का कार्य सिखा जाता है, ठीक है। आतिथ्य इंडस्ट्री काफी चर्चा में रहता है, होटल वगैरह में भी काफी काम मिल जाता है, विभिन्न प्रकार के काम उनको सिखाया, कंप्यूटर को बनाना, ठीक है, मोबाइल के इंजीनियरिंग करना, ये सारे काम इनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो इससे मतलब क्या, युवा कौशल होगा, और जब कौशल जब हो जाएंगे तो फिर रोजगार पाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार तो अपने स्तर से कोशिश कर ही रही है, ठीक है, और उसके अलावा राज्य सरकार भी कर रही है, जिससे बिहार सरकार का भी हाल फिलहाल बीएसडीएम निकल कर आया, झारखंड सरकार का ऑलरेडी जीएसडीएम है। उसी तरह बहुत सारे सरकार भी अपने लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर लोगों को स्किल्ड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जैसे कि और भी निकल कर आया है, ठीक है, केंद्र सरकार का, जिसको बोले विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना है ना, वो भी क्या है, तो वो भी मतलब जो परंपरागत स्किलिंग से जो लगे हुए लोग हैं, जैसे बढ़ाई हो गया, लोहार हो गया, उन लोग को मतलब क्या करना, स्किल करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना है। तो बहुत सारी योजना है जो कि स्किलिंग के ऊपर चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन फोर्स तो बहुत तो ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मैन फोर्स में, ठीक है, भारत सबसे आगे, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी जनसंख्या का, हमारा जनसंख्या जो स्किल्ड नहीं है, ठीक है। अब जो जनसंख्या स्किल्ड अगर नहीं होगा तो अधिक जनसंख्या का लाभ नहीं मिलेगा, आपको क्या हो जाएगा, आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा, ठीक है। अगर करने वाले तो 10 लोग हैं उस काम को करने वाला, लेकिन उस काम को करने किसी को आता ही नहीं है, इसीलिए पॉपुलेशन को स्किल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी जाके हम लोग को डेमोग्राफिक प्रॉफिट मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि डेमोग्राफिक प्रॉफिट सभी देशों को नहीं मिल पाता, बहुत सारे देश है जहाँ पे जनसंख्या इतनी कम है तो वहाँ पे बाहर से जाके लोगों को बुलाना पड़ता है, ठीक है। अब भारत में जनसंख्या ज्यादा है लेकिन हमारी जनसंख्या स्किल्ड नहीं है, इसीलिए राज्य सरकार ने भी अपना योजना लॉन्च किया। कौन सा योजना है, तो बीएसडीएम, ठीक है, बिहार कौशल विकास मिशन, ठीक है। आप देखेंगे इसमें क्या है, कुशल युवा कार्यक्रम की बात करेंगे तो कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन के रूप में कार्य करेगा। विशेष रूप से 15 से 28 वर्ष की आयु के युवाओं को परीक्षण देकर उन्होंने अपनी 10वीं या 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी कर ली हो, या छात्र जिन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही कॉलेज छोड़ दिया हो और रोजगार की तलाश कर रहे हो, तो ये इनके पात्रता है। तो कितनी आयु होनी चाहिए, 15 से लेके
28 साल, ठीक है। एजुकेशन की बात करेंगे तो 10वीं 12वीं चलेगा, या फिर जिन्होंने, ठीक है, अपना एजुकेशन पूरा होने से पहले भी कॉलेज छोड़ दी, वो भी इनके मतलब क्या हो सकते हैं, पात्र हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें, कृषि वित्त निगम इंडिया लिमिटेड ने 5 वर्षों के लिए 4 प्रखंड कौशल विकास केंद्र सीतामढ़ी जिले में 2, पश्चिम चंपारण तथा मुजफ्फरपुर जिले में एक एक स्वीकृत किए। तो कहां कहां पे शुरू किया गया है, सीतामढ़ी जिला में 2 शुरू किया गया, ठीक है। पश्चिमी चंपारण तथा मुजफ्फरपुर जिलों में एक एक चला गया। तो ये डायरेक्ट सरकार नहीं चलाती है, सरकार क्या करता है, एनजीओ को टेक ओवर कर देती है, कि सरकार सबको स्किल नहीं कर सकती और नहीं मतलब उनके पास उतना वक्त है। तो इसमें बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और सरकार के जो मतलब उनका गाइडलाइंस होता है उसके अनुसार एनजीओ क्या करते हैं, उनको स्किल्ड करते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे अभी शुरू हुआ, सीतामढ़ी में 2 है, पश्चिम चंपारण तथा मुजफ्फरपुर में एक एक स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में स्वीकृत केंद्र बिहार के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में 494 प्रखंड को कवर करते हैं, ठीक है। तो बिहार में आपको 534 प्रखंड आपको देखने को मिलते हैं। ये केंद्र कितने में लगाए गए हैं, 494 प्रखंड में लगाए गए, ठीक है। इनका लक्ष्य क्या है, तो इनका लक्ष्य बिहार के प्रत्येक प्रखंड को कवर करना है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रकार की शिक्षा जो युवाओं को दिया जाएगा, जो युवा जो होंगे तो स्किल हो जाएंगे, उनके बाद उनको रोजगार काफी आसानी से उनको मिल सकता है। तो कुशल युवा कार्यक्रम पाठ्यक्रम में 3 कौशल घटकों, सामान्य कंप्यूटर साक्षरता इसमें शामिल है, जीवन कौशल और हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में संवाद कौशल को शामिल किया जाएगा। इन 3 घटकों को 240 घंटे कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो तीनों चीज के लिए कितने समय में, 240 घंटे। अब 240 घंटे का समय बांट दिया जाएगा, 3 महीना में बांटे, 4 महीने में बांटे, उस हिसाब से क्लासिंग मतलब इनकी चलेगी। टोटल क्लास कितना होगा, घंटा का, ठीक है। कुशल युवा कार्यक्रम 7 निश्चय योजनाओं में से एक है, ठीक है। अब सातवां निश्चय योजना की बात करेंगे तो उसमें से भी मतलब एक योजना क्या है, युवाओं को मतलब क्या करना, तो युवाओं को कुशल करना, ठीक है। तो कुशल युवा कार्यक्रम की बात करेंगे तो बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना है, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसका भी हिस्सा है, ठीक है। आर्थिक हल युवाओं का बल का एक हिस्सा है, ठीक है। आर्थिक हल जो है ना, युवाओं का बल 7 निश्चय में था ना ये, तो उसी का हिस्सा है आपका कुशल युवा कार्यक्रम, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार में मतदाता सूची की स्थिति, ठीक है। तो बिहार, ये लास्ट टॉपिक है। तो बिहार में मतदाता सूची की स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो राज्य चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में मतदाता सूची में 1.2 मिलियन मतदाताओं का नाम जोड़ा गया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, कितने नंबर की लोकसभा का चुनाव था, अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है कितने नंबर का था ये, 18 नंबर सर, ठीक है। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति इस लोकसभा में काफी चर्चा में था। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने के लिए। ये अधिकार राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत इस अधिकार का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किस अनुच्छेद के आधार पर होती है, 91 सर, 95 का 1, 99 होता है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 99 होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर का, ठीक है। अब आते हैं बिहार चुनाव आयोग के अनुसार बिहार, हाँ तो वही 99 ही होता है ना सर प्रोटेम स्पीकर का। 9 देख लीजिए ना क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा सर, 99 होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का राज्य चुनाव आयोग के अनुसार बिहार की मतदाता सूची में कितना है, 95 का क्लोज, अच्छा ठीक, सॉरी मैं ही कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। मतदाता सूची में कितने मिलियन मतदाताओं को जोड़ा गया, 1.2, 1.2, कितना 1.2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मतदाता सूची में वृद्धि का मुख्य स्रोत जो है, ध्यान रखेंगे कितने, 19 वर्ष से लेके 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो 19 वर्ष वाले तो कौन होगा, फर्स्ट टाइम वोटर होंगे ना, फर्स्ट टाइम वोटर। तो मतदाता में जो सबसे ज्यादा नाम जो जुड़ता है वो फर्स्ट टाइम वोटर का ही जुड़ता है, ठीक है। तो अभी जो जुड़ा गया है उसमें जो सबसे ज्यादा जो जुड़ा गया, किस उम्र के लोगों का नाम जुड़ा गया है, तो 19 से लेके 29 वर्ष के आयु के लोगों के नाम जुड़ा गया है। जबकि अन्य सभी आयु के वर्ग में कमी देखी गई है। इसमें पात्र मतदाताओं की कुल संख्या की बात करेंगे 7,64,33,329 हो गई, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितना टोटल बिहार में पात्र मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, मतलब वोटर कितने हैं बिहार में, 7,64,33,329, ठीक है। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने वृद्धि देखी गई है, तो 12,09,347, ठीक है। मतलब पिछले वर्ष की जारी मतलब इस सूची में इतनी वृद्धि अधिक हो गई है, ठीक है। मतदाताओं में सर्वाधिक कमी किस वर्ग के लोगों में आया है,
तो 70 से लेके 79 वर्ग के लोगों में सबसे कमी थी, मतलब ये लोग निकल गए होंगे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई होगी, तो यहाँ पे आपको कमी देखने को मिला है, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2,25,554 मतलब क्या है, कम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो कम उम्र के लोग रहेंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर जो होगा 19 पर 18 वर्ष के बाद ही होगा ना, तो उनकी संख्या बढ़ गया। जो 70 से लेकर 79 साल का जो लोग जो है एवरेज एज को भी मतलब जो पार कर चुके हैं, तो उनकी मृत्यु होगी, तो उनकी कमी होगी। वर्तमान में कितने थर्ड जेंडर मतदाता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितना है, तो 2290 की बात करेंगे। बिहार में थर्ड जेंडर मतदाता है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16 कम हो गया है, ठीक है। तो थर्ड जेंडर का नाम आप लोग बिहार बीपीएससी डाटा वगैरह कभी कभी पूछ लेता है, तो हो सकता है पूछे, इकोनॉमिक्स में तो खूब डाटा पूछता है। सेवा क्षेत्र में काम करने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1,67,469 हो गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 472 अधिक है। जो मेन जो डाटा है हमारे लिए ये है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं मतदाताओं की संख्या कितनी है बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब 1000 के बिल्कुल ठीक है, 909 महिला मतदाता है 1000 पुरुषों की तुलना में, ठीक है। अब पिछले वर्ष कितनी थी, 907 पिछले वर्ष कितनी थी, बिल्कुल 907 थी, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में तो इस वर्ष आपको क्या देखने को मिला है, तो इस वर्ष आपको सुधार ही देखने को मिला है, ठीक है। अब बाकी ये सब डाटा फालतू, ये सब हमको नहीं याद करना है। 4,29,136 पुरुष है, महिला ये नहीं याद है, बस इतना ध्यान में रखिएगा सिर्फ बिहार में मतदाता का जो लिंगानुपात है वो 909 का है, ठीक है। 909 1000 का है, ठीक है, मतलब महिलाओं की संख्या 909 और पुरुषों की संख्या 1000, ठीक है। जो कि पिछले वर्ष की तुलना जो था 907 से अधिक है। हाँ, क्या कुछ कह रही है क्या सर? ये 918 लिंगानुपात है ना इंडिया का, वही पूछ रहे हैं। हाँ तो है, तो उसके बाद कुछ नहीं, बस वही कुछ। हाँ तो ये लिंगानुपात की बात नहीं हो रही है, वोटिंग के लिंगानुपात की बात हो रही है। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, 909 है, पुरुषों की 1000 की तुलना में, ठीक है। बाकी ये सब डाटा याद भी नहीं होगा, हम याद करवाना भी नहीं चाहते, इसलिए हटाइएगा। बस इसका ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या बताइए कितना, 2290 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आप देखेंगे नकली और मृत्यु जैसे विभिन्न कारणों से, ठीक है, इतने मतदाता को हटा दिया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट करवा दूं, लॉजिस्टिक्स छोड़ देता हूं, काफी हो गया, ठीक है।